दोस्तों, इस वक्त दुनिया में जो आर्थिक मंदी का दौर चल रहा है, इसके लिए रूस और यूक्रेन की वॉर को ब्लेम किया जा रहा है। लेकिन इससे भी बड़ा फैक्टर अमेरिका है। अमेरिका के गलत फैसलों के कारण आज पूरी दुनिया महंगाई से जूझ रही है और आने वाले कुछ समय में भी इसमें कोई सुधार नहीं देखने को मिल रहा है। पर अमेरिका कैसे इस पूरी क्राइसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है और इसे ठीक करने के लिए क्या किया जा सकता है, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। तो अंत तक बने रहिएगा हमारे साथ। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूले। वैसे तो सुनने में ये बहुत अजीब लगेगा कि भारत फैली महंगाई के लिए लोग अमेरिका को ब्लेम कर रहे हैं, लेकिन इसके पीछे बहुत ठोस वजह भी है और वो है डॉलर जो कि दुनिया की रिजर्व करेंसी माना जाता है और सभी चीजों का ट्रेड इसी से किया जाता है। फिर चाहे आप फ्रांस से ड्रोन खरीदें या अफ्रीका से कॉफी, आपको पेमेंट डॉलर्स में ही करनी होगी, जिस वजह से बहुत जरूरी है कि आपके पास हमेशा डॉलर्स रहे, क्योंकि डॉलर एक अमेरिकन करेंसी है। इसलिए अमेरिका को ये चिंता नहीं है, क्योंकि जब भी उन्हें डॉलर्स की जरूरत होगी वो नए डॉलर्स प्रिंट कर सकते हैं। और ऐसा ही कुछ हुआ भी है। 2020 के लॉकडाउन के वक्त अमेरिकी सरकार ने ये डिसाइड किया कि लॉकडाउन की वजह से लोगों को जो नुकसान हुआ है उसके लिए उन्हें $1200 यानी करीब 1 लाख रुपए दिए जाए। इस पूरे हैंडआउट के लिए सरकार को करीब $5 ट्रिलियन खर्च करने पड़े थे, लेकिन सरकार के पास ये पैसे थे नहीं, इसलिए उन्होंने नए नोट प्रिंट करने शुरू कर दिए। आज दुनिया में जितने भी अमेरिकन डॉलर्स फ्लो कर रहे हैं उसमें से 35% सिर्फ 2 सालों में प्रिंट किए गए हैं। इसका एक बहुत बड़ा नुकसान यह है कि आपने जो नोट प्रिंट किए वो तो इकोनॉमी में पहले कहीं थे ही नहीं, आपने तो बस एक जादू की छड़ी घुमा दी है और अब आपके पास डॉलर्स आ गए हैं। लेकिन इससे एक नुकसान ये हुआ है कि अब क्योंकि लोगों के पास पैसा है लेकिन मार्केट में लोगों के लिए पर्याप्त सामान नहीं है, इसलिए अब मार्केट में वो सामान खरीदने के लिए आपस में कम्पीट करेंगे। इसे ऐसे समझिए कि अगर ब्रेड के 10 पैकेट एक दुकान में है और नॉर्मली 10 ही लोग उसे आकर खरीदते हैं तो मार्केट में रेट्स कंट्रोल में रहेंगे। लेकिन अब एक दिन 100 लोग दुकान पर एक साथ आ गए हैं और सभी को ब्रेड चाहिए तो ब्रेड के दामों को बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि सभी के लिए पर्याप्त ब्रेड नहीं है। अमेरिका में भी यही हुआ, क्योंकि उनके सिस्टम में इतना सारा पैसा फ्री में आ गया था और इस पैसे को खर्च करने के लिए मार्केट में एनफ प्रोडक्ट्स नहीं थे, इसलिए सभी चीजों के रेट बढ़ने लगे। और हमने कहा कि महंगाई दर या इन्फ्लेशन बढ़ गया है। इसका नुकसान बाकी देशों को इसलिए है क्योंकि अब जो सामान उनके यहाँ बेचा जा रहा है उसे अमेरिका में बेचकर ज्यादा डॉलर्स कमाए जा सकते हैं। अब इसे भी ब्रेड वाले उदाहरण से समझते हैं। मान लेते हैं कि अमेरिका में ब्रेड की प्राइस $2 से $10 हो गई है, लेकिन फ्रांस में ब्रेड का प्राइस अभी भी €2 ही है, जो कि करीब 2 से $2.5 के बराबर है। अब जो फ्रेंच कंपनी फ्रांस में ब्रेड बेच रही है उसके लिए ज्यादा फायदेमंद ये रहेगा कि वो इसी ब्रेड को अमेरिका में बेचकर 5 गुना ज्यादा पैसा कमाए। इसलिए अब अगर फ्रेंच लोगों को भी ब्रेड चाहिए तो उन्हें भी $10 जितने यूरो पे करने पड़ेंगे, वरना ये ब्रेड अमेरिका चली जाएगी। इस तरह भी अमेरिका की वजह से दुनिया में इन्फ्लेशन बढ़ती है, लेकिन ये अकेला कारण नहीं है। डॉलर की डोमिनेंस ने भी अमेरिका को एक बहुत अनफेयर एडवांटेज दी है, जिसके लिए हमें इतिहास खंगालने की जरूरत है। शुरुआत में हमारा मॉनेटरी सिस्टम ब्रेटन वुड्स सिस्टम फ्लो कर रहा था, यानी कि डॉलर को सोने से बैक किया जाएगा और डॉलर की कीमत सोने पर निर्भर करेगी। इसका एक फायदा ये भी था कि आपके पास अगर डॉलर में पैसा है तो आप उससे कभी भी सोना तो कम से कम खरीद सकते हैं। आसान भाषा में कहें तो आपके पास जो नोट है वो कागज नहीं है, सोना है। इस सिस्टम के चलते डॉलर सोने पर निर्भर हो गया और दुनिया की बाकी सारी करेंसीज डॉलर पर। सभी करेंसीज का एक्सचेंज रेट फिक्स था, साथ ही यूएस डॉलर इंटरनेशनल ट्रेड की भी करेंसी था। सभी देशों के बैंक अपने यहाँ डॉलर्स में कुछ रिजर्व रखते हैं ताकि व्यापार किया जा सके। सब सही चल रहा था, लेकिन फिर अमेरिका में आया रिचर्ड निक्सन, उनके 37वें राष्ट्रपति, जिन्होंने डॉलर की गोल्ड पर डिपेंडेंसी को समाप्त कर दिया। इसका मतलब अब जरूरी नहीं है कि डॉलर के बदले आपको सोना मिल सके। इसका ये भी मतलब था कि अब आपके पास डॉलर है तो कोई नहीं जानता इसकी असली वैल्यू क्या है, बस सरकार ने आपसे वादा किया हुआ है कि इसकी कुछ वैल्यू है, इसलिए उसकी वैल्यू है। जैसे ही ये हुआ दुनिया भर की सभी करेंसीज पर इसका प्रभाव पड़ा, जो आज तक देखा जा सकता है। किसी को नहीं पता आपके पैसे का मूल्य क्या है, क्योंकि इसका कोई मूल्य ही नहीं है। ये बस सरकार द्वारा किए गए वादे हैं, और वादा भी भारत की सरकार ने नहीं, अमेरिका की सरकार ने आपसे किया हुआ है, क्योंकि हमारा पैसा तो अमेरिका की कंट्रोल में है। अब आखिरी चीज जो डॉलर को स्ट्रॉन्ग बनाती है वो है ऑयल। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने सऊदी अरब में एक तेल का कुआं खोजा था, और क्योंकि सऊदी तब एक गरीब देश था तो उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो ये तेल खुद निकाल पाए, इसलिए अमेरिकन्स ही ये तेल निकाल रहे थे। ऐसे में सऊदी अरब पर अमेरिका का साथ देने के लिए हमला किया गया
मौके का फायदा उठाकर अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने सऊदी के राजा के साथ एक मीटिंग की और उन्होंने कहा कि अमेरिका उनकी सारी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी लेने से लेकर उन्हें एडवांस वेपन्स तक सप्लाई करने के लिए तैयार है। बस बदले में वो यही चाहते हैं कि सऊदी जिसे भी तेल बेचे अमेरिकन डॉलर्स में ही बेचे। इस एक एग्रीमेंट के कारण दोनों देशों को बहुत फायदा पहुंचा। सऊदी को प्रोटेक्शन और अमेरिका का साथ मिला। वहीं बाद में पता चला कि जो तेल का कुआं अमेरिकन ने खोजा था वो दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार था। इसके बाद पूरे मिडिल ईस्ट में तेल खोजा जाने लगा और सभी ने अमेरिकन डॉलर्स में ही ट्रेड करना शुरू कर दिया। 1973 में प्रेसिडेंट निक्सन ने यूएस डॉलर के साथ जुड़ी गोल्ड की गारंटी खत्म कर दी। तब तक कोई भी देश चाहता तो अपनी करेंसी के लिए एक बेहतर सिस्टम चुन सकता था, लेकिन तब तक तेल सिर्फ डॉलर्स में मिलने लगा था और डॉलर की वैल्यू भी स्टेबल थी। इसलिए गोल्ड स्टैंडर्ड से हटने के बाद भी डॉलर पर दुनिया भर का भरोसा जारी रहा। इसने अब बहुत सारी परेशानियां बाकी देशों के लिए खड़ी कर दी है। इसके लिए हम भारत का ही उदाहरण ले सकते हैं। अगर इन्फ्लेशन के कारण अब भारत द्वारा इंपोर्ट की जाने वाली चीज अब अचानक से $100 की जगह $120 की हो जाएगी तो भारत को एक्स्ट्रा $20 खर्च करने पड़ेंगे। लेकिन भारत के पास एक लिमिटेड अमाउंट में ही डॉलर्स पड़े हुए हैं जिसे हम फॉरेक्स रिजर्व बोलते हैं। अब जैसे ही यहाँ पड़े हुए डॉलर्स खत्म होने लगेंगे तो भारत को बहुत मुसीबत होगी। भारत का उदाहरण यहाँ इसलिए भी जरूरी है क्योंकि भारत एक नेट इंपोर्टर देश है, यानी हम आज भी कम चीजें एक्सपोर्ट करते हैं और ज्यादा चीजें इंपोर्ट करते हैं। एक्सपोर्ट करने से देश में डॉलर्स आते हैं और इंपोर्ट करने से वो चले जाते हैं। पहले से ही इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के बीच में एक गैप था। अब अगर इन्फ्लेशन के कारण ये गैप बढ़ जाएगा तो और भी समस्याएं आएंगी। इसके साथ साथ अमेरिका में इन्फ्लेशन के बढ़ने से भारत समेत दुनिया की करेंसीज पर भी बुरा असर पड़ता है और ये कमजोर हो जाती हैं। डॉलर के पास ही ये यूनिक पावर है कि वो रिजर्व करेंसी होने के कारण कभी भी एक लिमिट से ज्यादा नहीं गिर सकती, लेकिन बाकी देशों के पास ये सहूलियत नहीं है। अब इसका सोल्यूशन क्या है? अगर भारत के संदर्भ में देखा जाए तो इस समय कोई ऐसा सोल्यूशन नहीं है जो इम्प्लीमेंट किया जा सकता हो। ज्यादा से ज्यादा आरबीआई और उधर अमेरिका में फेडरल रिजर्व रेट बढ़ा सकता है जिससे कि करेंसी का फ्लो मार्केट में कम हो जाए और धीरे धीरे सभी चीजें स्टेबलाइज होने लगे। इसके अलावा कोई और प्लान नजर नहीं आता है। जब तक अमेरिका अपने छापे हुए डॉलर्स की भरपाई नहीं कर लेगा तब तक पूरी दुनिया को यूं ही उनकी गलतियों का भार उठाना पड़ेगा। ये आपको भी एक हेल्पलेस सिचुएशन जरूर लग रही होगी और इसलिए बाकी देशों में भी बहुत गुस्सा है और डी डॉलराइजेशन की बातें होने लगी हैं, जिसे सपोर्ट करने वाले लोग ये मानते हैं कि एक नई रिजर्व करेंसी की जरूरत है। पुतिन ने तो ये तक प्रपोज कर दिया था कि जो नई करेंसीज होंगी उसे गोल्ड द्वारा बैक करना चाहिए, लेकिन ये डी डॉलराइजेशन भी बस एक हवाई बात है क्योंकि डॉलर के ऑल्टरनेटिव में चीन के युआन को पिच किया जा रहा है और जो नई करेंसी पुतिन भी प्रपोज करने की कोशिश कर रहे हैं उसकी नींव युआन पर ही रखी जाएगी, जो कि भारत समेत पश्चिमी देशों को बिल्कुल पसंद नहीं आएगा और इसलिए इसे रिजर्व करेंसी बनाना बहुत मुश्किल है। ये डी डॉलराइजेशन की पूरी पॉलिटिक्स क्या है और कैसे ये पॉसिबल है? अगर आप इस पर भी एक वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं। उम्मीद है आपको आज की इस वीडियो से काफी कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें